सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू ऑल। आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है। एक्चुअली दिस इज़ द ओनली पर्पस एंड मुझे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, डीएम्स कर रहे हैं कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन आपकी रीच अच्छी नहीं है, और बाकी लोगों का कंटेंट वो सिर्फ कोर्स बेच रहे हैं एंड दे आर गेटिंग व्यूज़ इन लैक्स इन मिलियंस। सो उनको मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि देखो, ज़िंदगी में दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है सही और एक रास्ता होता है शॉर्टकट का। एंड आप लोगों को पता है कि अगर मैं खुद अगर अभी आपको शॉर्टकट्स देने लग जाऊँ तो शायद मेरी भी वीडियोस में बहुत रीच आ जाए एंड मेरा चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाए, ईच एंड एवरीथिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मैं आप लोगों को ना ठगना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ठग रहे हो। नहीं, ठीक है, ऑलरेडी आपकी लाइफ में इतने स्कैमर्स लोग हैं। इतने देखो, आपको स्कूल फीस देनी है, कॉलेज फीस देनी है, फिर उसके बाद आप इन इन्फ्लुएंसर्स को भी फीस देते हो, तो आपका ऑलरेडी बहुत पैसा जा रहा है। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं कंटेंट ही दे दूँ, अगर आपने इतना पैसा दे ही दिया है तो। ठीक है, रेस्ट, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, कमेंट करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच आए। द ओनली वे आई कैन अर्न फ्रॉम दिस चैनल इज़ वाया मोनेटाइजेशन, द ओनली वे। ठीक है, इसके अलावा आई एम नॉट डूइंग एनी पेड कोर्सेज और एनी सब्सक्राइब कोर्सेज, एनी थिंग। ठीक है, सो दिस इज़ इट। दिस ये तो हो गई, चलो ठीक है। सेकेंड थिंग, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी कोरिलेशन बेस्ड जो स्ट्रैटेजीज बन रही हैं मार्केट में, उससे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये वाली स्क्रीन खोली थी। ये वाली, ये आप काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स इस स्क्रीन को यूज़ करते हैं। एक्चुअली आई यूज़ दिस स्क्रीन एज अ क्लिक बेट। सो या, आई एम गोइंग टू शो कि ये कितना रिलायबल है एंड कितना रिलायबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, जिन्होंने बेसिक मैथ्स पढ़ी होगी उनको पता होगा कि कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन बताता है कि जब एक वेरिएबल ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरा वेरिएबल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एंड उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ये नंबर्स बताते हैं। ठीक है, बट इसमें एक लाइन और होती है विच इज़ नोन एज अ सेट्रस पेरिबस। सेट्रस पेरिबस भी एक तरीके से आप ले लो, मतलब एक्सप्लेन करती हूँ क्या है कि बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर बाकी सब चीज़ें दुनिया में हर एक चीज़ कांस्टेंट है और इनके बीच में जो रिलेशन चल रहा है, इनके बीच का जो एक्सचेंज रिलेशनशिप चल रहा है, इन अगर देखो करंट कंट्री के बीच में एक्सचेंज रिलेशंस कैसे होते हैं, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बेसिस पे। अगर ये चीज़ें अगर सिर्फ ये चीज़ें चेंज हो रही हैं एंड मतलब ये चीज़ें इसके अलावा, सॉरी, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के अलावा बाकी सारी चीज़ें, ग्लोबल पॉलिटिक्स हो गया, वॉर सिचुएशन हो गई, इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स हो गई, इंटरनल इकोनॉमी हो गई, ईच एंड एवरीथिंग, बाकी हर एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी, तब जाके ये कोरिलेशन जो है ऐसा बैठेगा। इनमें ज़रा सा भी चेंजेस आएंगे, ये कोरिलेशन जो है कहीं काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, जो कोरिलेशन होता है, कॉजेशन जो होता है, ये दो अलग चीज़ें होती हैं। अगर मैं बोल रही हूँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये यूरो यूएसडी है एंड ये यूएसडी सी एच एफ है। देखो, आई एम वेरी बैड इन फॉरेक्स। ठीक है, तो अगर मैं कोई टर्मिनोलॉजी गलत यूज़ करूँ सो प्लीज़ पार्डन मी, क्योंकि आई एम आई डील इन निफ्टी स्टॉक्स। ठीक है, फॉरेक्स में अभी तक मैं नहीं आई हूँ, आगे टाइम मिलेगा, एक्सपैंड करेंगे तो फॉरेक्स में भी आएंगे। तो इधर देखो, इधर इनका 93 -93 दिखा रहा है, तो इसका मतलब दे आर वेरी स्ट्रांगली निगेटिवली कोरिलेटेड। ठीक है, अगर यू अकॉर्डिंग टू दिस कि अगर यूरो यूएसडी बढ़ता है तो यूएसडी सीएचएफ पे है गिरेगा। बट एक चीज़ बताओ, अगर यूएसडी बढ़ गया, मैं नहीं कह रही कि यूरो बढ़ेगा, मैं नहीं कह रही सीएचएफ बढ़ेगा, मैं कह रही हूँ यूएसडी बढ़ गया, तो इन दोनों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? नॉर्मल फ्रैक्शन लगाओ, यूरो यूएसडी, और तो इसमें जो यूएसडी है वो डिनोमिनेटर पे है, तो अगर यूरो बढ़ेगा तो यूरो यूएसडी क्या होगा? गिरेगा। सेम विथ सी एच एफ, सॉरी। ठीक है, वो भी गिरेगा। तो अगर यूएसडी बढ़ रहा है और ये गिर रहे हैं, दोनों ही गिर रहे हैं, तो क्या ये निगेटिवली कोरिलेटेड हुआ है? नहीं, ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा बेसिक एजम्पशन था कि जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो यहाँ पे वायलेट हो रही हैं। तो ये पहली चीज़, ये देखो, ये यूएसडी के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अगर यूएसडी कांस्टेंट रहेगा तो ये इनका ये एक निगेटिव या पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा। अगर यूएसडी में चेंजेस आ गए तो दिस कोरिलेशन माइट सफर।
ठीक है। एंड हो सकता है यूरो, जैसे ये आई डोंट नो अबाउट CHF ये किस कंट्री की करेंसी है, बट अगर यूरोप में फॉर एग्जाम्पल कुछ हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, XYZ वॉर ही हो जाता है, ठीक है, तो इसकी करेंसी क्या है, खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बट उसका CHF से क्या लेना देना, ये जिस भी कंट्री का, ये कंट्री इट इज़ वेल इनफ, इट इज़ डूइंग वेरी वेल। जैसे फॉर एग्जांपल CHF छोड़ो, अगर मैं INR की बात करूँ, अगर मैं इंडिया और यूरोप की बात करूँ, ठीक है, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही हूँ CHF को, थोड़ा सा कोरिलेट नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इंडिया एंड यूरोप ले रही हूँ, ठीक है, और हमारी ये करेंसी है, ठीक है, अब अगर यूरोप में कोई ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन आ जाती है तो इसकी तो करेंसी गई, बट इससे मेरी करेंसी पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं भी तो डॉलर के रिस्पेक्ट में अपनी करेंसी लिखती हूँ, मैं यूरो के रिस्पेक्ट में तो लिखती नहीं हूँ, तो मेरी करेंसी पे तो कोई इम्पैक्ट आया नहीं। तो भले ही हमारे बीच में कोई भी कोरिलेशन हो, तो क्या यूरो के गिरने बढ़ने से मेरे इंडिया के INR पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो कोरिलेशन कहाँ गया। तो कोरिलेशन जो है आपको डायरेक्शन नहीं बताता, वो आपको इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप नहीं बताता है, ठीक है। देर इज मतलब अगर आप एक लीनियर रिग्रेशन बना रहे हो एंड उसमें आप किसी की करेंसी को इंक्लूड कर रहे हो, फिर कोई रिलेशनशिप ड्रॉ कर रहे हो, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट अगर आपसे अपने दो एक सीरीज ले ली एंड दोनों का कोरिलेशन निकाल दिया एंड बोल रहे हो कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो जैसे तो ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैं रोज़ अम्ब्रेला लेके जा रही हूँ एंड रोज़ बारिश हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। अगर कल मान लो मेरा छाता चोरी हो गया और मैं छाता नहीं लेके जा पाई, तो क्या बारिश नहीं होगी। बारिश के होने ना होने के अपने रीजंस है, मेरे छाता लाने या ना लाने के अपने रीजंस है। बट मैं छाता ला रही हूँ, बारिश हो रही है, छाता नहीं ला रही हूँ, बारिश नहीं हो रही है। अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं छाता लेकर आती हूँ इसीलिए बारिश होती है, ठीक है, या दोनों होगा ही होगा। ये इत्तेफाक भी हो सकता है, ठीक है। और अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लिंक कर दूं कि नहीं, मैंने वेदर फोरकास्ट देखा, मुझे पता है कि बारिश होगी इसीलिए मैं छाता लेकर आए, तो यहाँ पे इट इज़ अ सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ पे इट इज़ अ सीक्वेंस, इट इज़ अ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन में क्या, ये जो वेदर फोरकास्ट था ये हमारे लिए कनेक्टिंग फैक्टर था। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कोरिलेशन मैट्रिक्स दिखाऊँ, तो यहाँ पे कोई कनेक्टिंग फैक्टर आपको दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है ना, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि यूरो का और CCF का क्या रिलेशन है, नहीं पता चलेगा, सिंपल सी बात है। तो लेकिन इस चीज़ को दिखाते हैं, बोलने से क्या है। तो मैंने देखा कि यूरो और CHF का नेगेटिव कोरिलेशन है, तो मैंने एक साल का दोनों का डेटा निकाला है यहाँ पे। सो दिस इज यूरो का डेटा, यूरो USD का, एंड दिस इज USD CGF का डेटा, ठीक है। एंड देन व्हाट आई हैव डन इज, लेट मी टेक, लेट्स एक मिनट ना, मैं ये डेटा उठाती हूँ, इन दोनों को साथ में रख देते हैं। अच्छा, मैंने फुल स्क्रीन यूज़ करी है, किसी ने मुझे रिकमेंड किया था कि फुल स्क्रीन यूज़ करो। सो फुल स्क्रीन यूज़ करिए। मैं हाफ स्क्रीन इसलिए यूज़ करती थी क्योंकि थोड़ा सा उससे जूम दिखता है, थोड़ा सा बड़ा दिखता है ना, तो आंखों पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े इसीलिए। बट बताना दोनों में से कौन सा व्यू ज़्यादा बेटर, ठीक है। मैं इसको सॉर्ट कर देती हूँ। हाँ, अरे यार, ठीक है, ये हो गया। तो ये एक साल का डेटा है, ठीक है। अभी मैंने डे वाइज लिया है। अभी आप लोग के दिमाग में और भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि नहीं हम डे वाइज पे नहीं करते हैं, हम 15 मिनट की ट्रेडिंग करते हैं, 15 मिनट के हिसाब से करते हैं, XYZ व्हाट्सोएवर। वो चीज़ें हम लोग थोड़ा सा उसको पॉज करो, पहले हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, फिर उस चीज़ को समझते हैं। तो पहले हम इसका एक काम करते हैं, कोरिलेशन निकाल के देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो कोरिलेशन P2 कहाँ तक गया था ये, B262, 262, then C2 अरे CORREL, क्या हो गया, there is a problem not trying to type a formula। क्या सही तो लिखा है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, फिर से लिखते हैं। इज इक्वल्स टू कोरिलेशन B2 B2 टू देन C2 C2, मुझे नहीं पता मैंने क्या पहले मिस किया, आई डोंट नो,
मैं क्या लिख रही थी, ठीक छोड़ो, क्योंकि बोलते टाइम और रिकॉर्ड करते टाइम सब इतनी सारी चीज़ें होती है ना, तो चीज़ें मिस हो जाती है। चलो ठीक है, जो भी है रही हुआ, ठीक है। तो ये कोरिलेशन आ रहा है, तो ठीक है, दिखा रहा है कि -0.74 का इसका निगेटिवली कोरिलेटेड है। मतलब हम दोनों को अगर बाय करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी जो यूट्यूब पे फेमस है, कि अगर हम दोनों को बाय करेंगे तो एक ऊपर जाएगा एंड दूसरा नीचे जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ड्यू टू द डेल्टा, जो हमारे प्रॉफिट्स होंगे वो ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू लॉसेस। तो हम 15 मिनट बाद दोनों को एग्जिट कर देंगे, तो हम जो नेट में हम प्रॉफिट कमाएंगे। दिस इज व्हाट द स्ट्रैटेजी इज। तो अभी मैं इसको डे वाइज में इसको थोड़ा सा कंपेयर करती हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे कि अगर आपने मेरी फर्स्ट सेकंड वीडियो देखी है जो इससे पहले जो आई थी, वो आपको मैं बता दूँ कि ये जो रॉ डेटा होता है दे आर कम्प्लीटली नॉन स्टेशनरी। देखना है तो दिखा देते हैं। अरे ये कैसा डेटा आ रहा है, वेट। हाँ देखो, नॉन स्टेशनरी है, काफ़ी ज़्यादा। अब इसकी वैल्यू इतनी कम है तो क्या ही करेंगे, ठीक है। अगर इसका मैं एवरेज और वेरिएंस वगैरह निकालूंगी तो वो चेंज आ रहा है। देखो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, फिर यहाँ पे देखो इतना नीचे है, फिर इतना ऊपर है। तो मतलब ये ओवरऑल ही कॉन्स्टेंट नहीं है, इसका वेरियंस तो कॉन्स्टेंट नहीं है। अगर मीन भले ही अगर आप इसमें फिट करवा भी दो ना, तो भी क्योंकि करेंसीज हैं ये थोड़ा स्टेबल रहती हैं ऑफकोर्स। तो इसका चलो मैंने मान लिया कि मीन कांस्टेंट है, लेकिन इसका वेरिएंस तो कांस्टेंट नहीं है, तो अगेन इट इज़ नॉट अ स्टेशनरी सीरीज, ठीक है। तो अब स्टेशनरी नहीं है तो अब क्या प्रॉब्लम है, तो अब मतलब हम नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, जो मेरे फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा वो सब चीज़ें तो हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल, इसका भी वेरिएंस अलग है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनका कोरिलेशन को थोड़ा सा साथ में। मैंने बताया 0.74 है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको विजुअलाइज करेंगे। ये देखो, दे आर परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड। सही फिगर जा रहा है कि भाई बहुत बढ़िया, तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे होगे, अच्छा ठीक है। तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है, हम उस पर आते हैं। स्ट्रैटेजी ये है कि मैं दोनों को बाय करूँगी एंड देन उसके बाद दोनों को सेल कर दूँगी, एंड जो मेरा नेट होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो मैं पहले ये स्ट्रैटेजी ही लगा देती हूँ। अभी मैं डे पे लगा रही हूँ, फिर बाद में हम इसको मिनट में देखेंगे, ठीक है। एन प्लस मैंने ये सॉरी, मैंने ये लिया माइनस, और सॉरी माइनस ये लिया, ठीक है। ओके, तो मुझे ये प्रॉफिट्स होंगे अगर मैंने सब में लिया तो, ठीक है। नॉर्मल मैंने बेसिक स्ट्रेटजी लगाई है, मैंने एक दिन खरीदा और दूसरे दिन पे बेच दिया, ठीक है। दिस इज द ओपन प्राइस, दिस इज द ओपन प्राइस, दिस बेसिकली क्लोज प्राइस, ठीक है। क्लोज प्राइस से तो ये मैंने लिया। अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो फिर मुझे लॉस हो रहे हैं, ठीक है। अब इसको ज़रा मैं क्यूमुलेटिव निकालती हूँ। मैं स्टार्ट करती हूँ ज़ीरो से, ओके। देन उसके बाद प्रॉफिट इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस। एक मिनट मैंने गलत डाल दिया क्यूमुलेटिव का प्रॉफिट फॉर्मूला। ये है कि स्टार्ट करते हैं ज़ीरो प्रॉफिट से एंड देन हम उसमें प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, परफेक्ट, ठीक है। अब हम इसको करेंगे डायग्राम में ड्रॉ। जब चीज़ें आपको आती है ना, आपको बड़ा मज़ा आता है। ये है आपका क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, दिस इज योर क्यूमुलेटिव प्रॉफिट। शुरुआत में यू आर अर्निंग नाइस मनी, यू आर लूजिंग ऑल्सो, यू आर अर्निंग ऑल्सो। ये देखो, ये आपकी क्यूमुलेटिव प्रॉफिट। मतलब ये क्यूमुलेटिव नहीं, अगर आपकी कैपिटल जीरो से शुरू है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है। जीरो से मैंने शुरू किया और मैंने सारे प्रॉफिट्स आपके ऐड करते गए, तो ये आपका क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है। शुरुआत में आपका कैपिटल प्रॉफिट जीरो है एंड एंड आपका प्रॉफिट कहाँ पर हो रहा है, -1 पे। अगर मैं सारे प्रॉफिट्स आपके ऐड कर दूँ तो भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, आई एम इन निगेटिव रिटर्न्स, मुझे कुछ नहीं मिला। और सबसे पहली बात, मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लिए। अब यहाँ पे आप ये देखो, आप दो करेंसीज को बाय करोगे फिर दो करेंसीज को सेल करोगे, तो आपको पता होगा कि फॉरेक्स में कितना चार्जेस लगता है, ठीक है। तो आपके चार ट्रेड्स हो गए, चार एग्जीक्यूशन हो गए, बाय करने पे भी लगता है, सेल करने पे भी लगता है। आपको ओवरऑल एक करके मिलता है, पर वो बाय सेल दोनों पे लगता है, एंड देन बाय सेल दोनों पे लगता है। तो आप बताओ कि अगर आप दो करेंसीज को ट्रेड करोगे तो आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा। एंड ओवरऑल अगर मैं ईयरली बेसिस पे देखूँ तो मुझे नेट प्रॉफिट, नेट तो लॉस ही हो रहा है पूरे साल भर में, ठीक है। और मेरी जो कैपिटल जा रही है, अगर मैं जीरो से भी स्टार्ट कर रही हूँ तो फिर मेरी कैपिटल क्या निगेटिव पे जा रही है। अगर मैं 100 से भी स्टार्ट करूँगी तो कितनी हो जाएगी, मान लिया मैंने 100 से स्टार्ट करी,
तो लास्ट कितना जाएगा, 99। अगर मैं 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो एट द एंड मैं निगेटिव पे जा रही हूँ। अब इसमें ये देखो, मैक्सिमम मेरी कैपिटल कितनी गई है, 100.013, एंड मिनिमम गई है 99.97। ठीक है, तो ये मुझे बताओ, ये कहाँ से एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी आपको दिख रही है। ठीक है, आपको थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स होते हैं, बट अगर मैं इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट डाल दूंगी, ये तो पूरा निगेटिव में चला जाएगा। यहाँ पे तो हमें पॉइंट्स ही नहीं मिल रहे, पिप्स ही नहीं मिल रहे। इतने इतने पिप्स में भी जा रहे हो एंड वो भी लॉस पे खा रहे हो। ठीक है, अभी इनको थोड़ा सा हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें आपकी स्ट्रैटेजी लगाती हूँ। मैं लगाऊंगी 15 मिनट वाली स्ट्रैटेजी की। शुरुआत के 15 मिनट मार्केट खुलते ही आई विल एंटर इन बोथ, इनका नेगेटिवली कोरिलेटेड होगा। एंड एट द एंड ऑफ 15 मंथ आई विल एग्जिट फ्रॉम बोथ। फिर उसके बाद मैं पीएनएल कैलकुलेट करी, एंड मैं ब्रोकरेज अभी के लिए नहीं डाल रही हूँ। ठीक है, एंड ये कोड मैंने जो लिखवाया है, ये मैंने जीपीटी से लिखवाया है। ठीक है, दिस इज नॉट माई कोड। तो अगर आपको कोड चाहिए हो, सो आस्क मी, आई विल, मैं एक्चुअली इसको गिटहब में डाल के ऐड कर दूंगी। ठीक है, ये कोड कर क्या रहा है वो मैं आपको तब तक बताती हूँ जब तक ये चल रहा है। ओके, अब देखो मैंने क्या किया, मेरे मैं फॉरेक्स में डील नहीं करती। ठीक है, आप लोग फॉरेक्स पे अगर डील करते हो तो आपने क्या करना है, बस मिनट डेटा निकालना है। जितने भी अभी करेंसीज हैं, उन हर करेंसीज का मिनट का डेटा निकालना है। मैं स्टॉक्स में डील करती हूँ, तो मैंने स्टॉक्स का मिनट का डेटा निकाल दिया। ये कोड क्या करेगा वो मैं बताती हूँ आपको, और अभी क्या कर रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया, रोलिंग विंडो 20, मतलब पिछले 20 दिन के डेटा के हिसाब से ये कोरिलेशन कैलकुलेट करेगा। तो ये सबसे पहले आपका क्या करेगा, मैं ये गिटहब में डालूंगी, आपने क्या करना है, अपने वीएस कोड में डालना है, एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, जैसे मैंने मिनट डेटा फोल्डर बनाया है ना, तो उस फोल्डर का पाथ यहाँ पे डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा, इस फोल्डर में आपकी जितनी भी फाइल्स हैं उनको लेगा। ठीक है, उनका स्टॉक नेम वगैरह लेगा, उनका पाथ लेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, उन सबको एक डेटा फ्रेम में स्टोर कर देगा। फिर उसके बाद इधर से क्या होगा, इधर डेटा फ्रेम्स में लेकर वो उसको 15 मिनट की फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि मिनट की फ्रीक्वेंसी है तो हमने 15 मिनट की फ्रीक्वेंसी में उसको कन्वर्ट कर दिया। एंड फिर उसके बाद उसको ग्रुप बाय करके मेरा ये 15 मिनट का कैंड डेटा बन गया है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिपेयर फर्स्ट स्कैंडल। इसमें क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर कोड ऑफ में क्या हो रहा है कि क्योंकि 15-15 मिनट का मेरा कोड बना, 15-15 मिनट की फ्रीक्वेंसी का। अब क्योंकि मैं सिर्फ शुरुआत के 15 मिनट्स ट्रेड कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी, तो मैंने शुरुआत की सिर्फ 15 मिनट की एक कैंडल ही पर डे। तो एक दिन के सामने एक कैंडल ही होगी उस 15 मिनट की, एंड उसका ओपन हाई लो क्लोज वट एवर। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद स्टॉक प्रोसेस हो जाएंगे। तो ये अभी वही बन रहा है, 15 मिनट की शुरुआत की फर्स्ट 15 मिनट की जो डेटा फ्रेम है वो बन रहा है। ये जैसे बन जाएगा, यहाँ पे आपको सारी फाइल दिखने लगेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे उसका नेम वेम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे CSV फाइल बन गई है, फर्स्ट 15 मिनट्स प्रिपेयर। फिर उसके बाद आपका ये सारा लेगा, ट्रेड डेट ले रहा है, एंड उसका ओपन एंड क्लोज, मतलब 50 जब जैसे ही स्टॉक मार्केट खुला उसका ओपन वैल्यू क्या है एंड उसका क्लोज वैल्यू क्या है। ठीक है, ये मैंने लिया, एंड ये सब चीज़ें हो रही हैं। फिर ये दुनिया भर की इसमें ये ट्रेड डेट के हिसाब से इसकी मास्टर फाइल बनेगी। मास्टर फाइल में क्या बनेगा, ये भी प्रिंट होके आएगा। जो मास्टर फाइल बनेगी, इट इज़ बेसिकली एक फाइल होगी, उसमें हर एक स्टॉक का फर्स्ट 15 मिनट्स का ओपन एंड क्लोज होगा हर एक स्टॉक का। तो अभी ये बनेगी, वो मैं दिखा दूंगी, हर एक स्टॉक का बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने क्लोज प्राइस मैट्रिक्स, ठीक है, क्लोज डीएफ पर, ठीक है, ये भी मतलब का नहीं है प्रिपेयर। फिर उसके बाद मैंने इनके कॉम्बिनेशंस बनाए। कॉम्बिनेशंस के मतलब कोरिलेशन मैट्रिक्स में आपने देखा होगा, इसमें ये चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पे पेयर्स बन रहे हैं। ये यूरो जो है इन सब के साथ पेयर अप है, फिर ये AUD सबके साथ पेयर अप है। तो ऐसे ये जो पेयर्स बनते हैं एक स्टॉक का हर एक स्टॉक के साथ, फिर हर एक स्टॉक का हर एक स्टॉक के साथ, तो ऐसे ही हर स्टॉक का हर स्टॉक के साथ जब पेयर बनता है, ये जो पूरी मैट्रिक्स बन रही है वो इस वाली लाइन पे हो रही है, यहाँ पे पेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे उसका रोलिंग विंडो के हिसाब से उसका कोरिलेशन वगैरह कैलकुलेट होके यहाँ पे कोरिलेशन मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, वो भी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे दिखाऊंगी अभी आपको। ये भी बन गई है मेरी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल, फर्स्ट 15 मिनट का यहाँ पे सेव हो रहा है, यहाँ पे कोरिलेशन मैट्रिक्स सेव हो रही है। तो मेरे पास दो फाइल्स तो बन गई। एक मैंने यहाँ पे कोरिलेशन मैट्रिक्स इसमें शिफ्टेड यूज़ किया है, बिकॉज हम रोलिंग वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, उसको छोड़ दो, इतना उसमें नहीं जाते। तो अब मेरे पास एक कोरिलेशन मैट्रिक्स की फाइल है और एक मास्टर फाइल है, जिसमें हर एक स्टॉक के ओपन एंड क्लोज है फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये सारे कोरिलेशंस उठाएगा, एंड उसके बाद यहाँ पे ये मैंने नेमिंग के लिए किया है। ठीक है,
आपके अगर किसी भी स्टॉक में ऐसा जो उसका नाम होगा ना वो ऐसे लिखना, अंडरस्कोर मिनट करके लिखोगे ना तो इट विल हेल्प। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि मुझे उसका स्टॉक का नाम लेना था, तो क्योंकि मेरी सारे स्टॉक के नाम अंडरस्कोर से पहले थे, ठीक है, इसीलिए ये चीज़ मैंने डाली है। बट अगेन कोडिंग में इतना घुस रहे हैं तो ठीक है, मुझे बेसिकली चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी। अगर आपको कोड आता है तो आप लेके खुद ही जीपीटी से एक ब्लॉक लेके पूछ सकते हो, तो वो सब खुद ही बता देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मैं दिन की शुरुआत में दोनों ही स्टॉक्स जो है बाय करूंगी, तो दोनों का ही ओपन हो गया एंड दोनों का ही क्लोज लेके मैंने एंट्री ले लिया। ठीक है, दोनों का ही ओपन मेरा एंट्री है एंड दोनों का ही क्लोज मेरा एग्जिट है, एंड मैंने पीएनएल यहाँ से कैलकुलेट कर दिया, एग्जिट प्राइस माइनस एंट्री प्राइस। यहाँ पे अपने हिसाब से ब्रोकरेज डाल देना। आपको पता होगा कि दो करेंसीज को बाय एंड सेल करने पे कितना ब्रोकरेज पड़ता है, वो यहाँ पे आप यहाँ पे माइनस करके ऐड कर देना। ठीक है, मैंने अभी ऐड नहीं किया क्योंकि मेरा वैसे भी निगेटिव ही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो मैं वैसे ही दिखा दूँ बिना ब्रोकरेज के निगेटिव आ रहा है। फिर यहाँ पे मैंने रिटर्न परसेंटेज निकाल दिया एंड देन यहाँ पे मेरे सारे रिकॉर्ड्स जो हैं अपेंड हो गए हैं, सारा इसमें रिजल्ट आ जाएगा एंड यहाँ पे यहाँ से आपको ट्रेड रिजल्ट मिल जाएंगे। ये सेव हो गए एंड देन यहाँ पे मैट्रिक्स कैलकुलेट हो रही है। तो आते हैं, देखो यहाँ पे देखो, ये सारी मेरी फाइल्स जो है ये फर्स्ट 15 मिनट्स की बन रही हैं। जैसे इसमें मैं कोई एक एंजल वन दिखाती हूँ आपको। तो एंजल वन में देखो, ये 5 तारीख का डेटा है 2020 सितंबर अक्टूबर का, और इसमें फर्स्ट 15 मिनट्स का डेटा है। ठीक है, इसका फर्स्ट 15 मिनट का ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है, और ये हर डेट का है, तो ऐसे ये हर स्टॉक का ये बन जाएगा आपका। ठीक है, अब इसमें से जो मुझे फाइल्स चाहिए वो मैं लेती हूँ। हाँ, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे आपको मास्टर फाइल दिखानी है। ये एक तो पहले मैं ये दिखा दूँ, ये आपका रोलिंग, ये रहा आपका जो मैट्रिक्स है वो ये है। ठीक है, यहाँ पे हर एक स्टॉक का, जैसे अडानी इम्पोर्ट्स एंड एम्बर, तो अडानी और एम्बर का इस पर्टिकुलर डेट में रोलिंग कोरिलेशन क्या था, और पर्टिकुलर सारी डेट्स पे कितना था, फिर अडानी का एंजल वन के साथ कितना था, अडानी का एक्सिस के साथ कितना था, ये था। तो जो भी है, ठीक है, ये सारा हो गया। ओके, रोलिंग कोरिलेशंस, दिस इज मंथली समरी। वो वाली कहाँ गई, फर्स्ट 5 मिनट्स, 1 मिनट। मैंने इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज नहीं किया ना, मैंने ये सारा मैं एक फोल्डर पे डाल देती। मैंने सोचा क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं है ये कोड, आई डोंट वर्क इन दिस मैट्रिक्स। ये देखो, यहाँ पे हर एक डेट का और हर एक स्टॉक का ओपन है, क्लोज है। ठीक है, एंड यहाँ पे एम्बर का ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, हर एक डेट का। ठीक है, तो दिस इज योर मास्टर फाइल। नाउ अब ट्रेड वाली फाइल का है, ट्रेड रिजल्ट्स, ये रहे ट्रेड रिजल्ट्स 2020 को। 2020 को सबसे नेगेटिव कोरिलेटेड मैंने उठाया, सबसे नेगेटिव कोरिलेशन जो था 0.85 का था। इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाई देती हूँ। हाँ, यही है। रोलिंग कोरिलेशन शिफ्टेड, मेरा 2020 मैंने इसमें लिया, मेरा जो मैक्स मिनिमम आएगा इसमें, हटो भाई, इसमें मिनिमम नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, -85 था ना, तो इस वाली पर्टिकुलर लाइन में देखो 0.85 से छोटा कोई नहीं होगा। 0.85 ही सबसे बड़ा है। देखो अभी 4 पे चल रहे हैं सब, 3, 4, 5, 4। ये इधर क्या है, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये रहा 0.85, ये रहा। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं कहाँ पर है, और कुछ मिल जाए तो, अगर होगा तो। ये कोरिलेशन मैट्रिक्स बहुत बड़ी है क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स मैंने ले लिए थे, बट मैंने डाइवर्सिटी के लिए ले लिया क्योंकि आप लोग के बाद में कुछ बोल ना पाओ ना कि ये नहीं था वो नहीं था, तो इसलिए मैंने ये कर। बाकी मैं कोड भी दे दूंगी, आप अपने फॉरेक्स के साथ डील कर लेना। अगर आप ये कहोगे कि ये चीज़ फॉरेक्स पे नहीं लगती तो ठीक है, मैंने पूरी रो आपने आपको दिखा दी। पूरी रो में कहीं पे भी 0.85 से बड़ा नहीं दिखा मुझे। ठीक है, कहाँ गया वो 0.85 वाला, ये रहा। इट इज़ किसका है ये देखो, एक्सिस बैंक और डिक्सन का है। ठीक है, तो इसका मतलब इस तारीख को किस में ट्रेड आया है, एक्सिस बैंक और डिक्सन में आया। तो मैं जाऊँगी, हाँ, एक्सिस बैंक और डिक्सन सही सही लिया है इसने। 0.85 का कोरिलेशन है। ठीक है, 943 इसका ओपन था, किसका, एक्सिस बैंक का, और 4030 किसका ओपन था, डिक्सन का, और 948 किसका क्लोज था, एक्सिस बैंक का, एंड 4076 क्लोज किसका था, डिक्सन का। ठीक है, तो मेरा एंट्री पॉइंट क्या हो गया, इन दोनों का प्लस
और एग्जिट पॉइंट क्या हो गया, इन दोनों का प्लस, तो मुझे यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने एंट्री करी इसमें और एग्जिट किया इस पे, तो मुझे 51 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया एंड 1% का मुझे रिटर्न भी मिल गया। अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें ये दोनों क्या थे, निगेटिवली कोरिलेटेड थे, तो इसका मतलब एक बढ़ना चाहिए था, दूसरा गिरना चाहिए था। तो 943 से ये जब शुरू हुआ है, ये 948 पे जाके रुका, मतलब इसके 5 पॉइंट्स बढ़े हैं। ये 4030 पे शुरू हुआ एंड 4076 पे बंद हुआ, तो ये भी बढ़ा है। तो इसका निगेटिव कोरिलेशन से क्या मतलब हुआ, दोनों ही बढ़े हैं, दोनों ही नेगेटिव कोरिलेटेड है, तो दोनों बढ़ कैसे गए। अब दोनों बढ़ेंगे तो प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट तो था एक बढ़ेगा एक गिरेगा, यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब ये दूसरा देखो, इसमें क्या है, इसमें भी नेगेटिव कोरिलेशन है, ये 953 से 57 गया, ये बढ़ा, ये 8524 था और ये 8541 था, ये दोनों ही बढ़े, मुझे यहाँ पे भी प्रॉफिट हो गया क्योंकि मैंने बाय कर रखा है। अब मान लो कोई ऐसा केस आया कि दोनों गिर गए, तब अब जैसे कि 936 है, मैंने ये शीट पहले नहीं पढ़ी, अभी आपके सामने फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, 936 है और ये 923 है, ये गिरा है, तो नेगेटिव कोरिलेशन है तो बढ़ना चाहिए। 8356 ये दोनों गिर गए, 8356 और 8303 ये दोनों ही गिर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे देखो लॉस हो गया। तो यहाँ पे तो निगेटिव से कोई मतलब ही नहीं आ रहा, कोरिलेशन से कोई मतलब ही नहीं, ये बोल रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये दोनों को तो अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए था। तो ये दोनों क्या कहते हैं, एक ही डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एक्सिस और मारुति ने पिछले कुछ 20 दिन में अपोजिट ट्रेंड दिखाया है। समझो इस चीज को, पिछले 20 दिन में एक्सिस बैंक अगर बढ़ा है तो मारुति गिरा है, लेकिन इससे क्या ये पता चलेगा कि एक्सिस बैंक आगे आने वाले टाइम पे भी ऐसा ही होगा कि ये गिरेगा ये बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। दोनों नेगेटिवली इसलिए है क्योंकि पिछले 20 दिन में ये ट्रेंड हुआ है कि ये एक्सिस बैंक बढ़ रहा है और मारुति गिरा है, ये ट्रेंड चला होगा पिछले 20 दिन में, इसीलिए इनका रिलेशन जो है नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना आने वाले टाइम पे भी या फिर आज ही ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। एक्सिस बैंक के बढ़ने या गिरने के अपने कारण है, मारुति के बढ़ने और गिरने के अपने कारण है। ठीक है, ये दोनों आपस में कोई रिलेशन नहीं रखते, ये बैंक है और ये गाड़ी है, दोनों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। तो आपस में कोई लेना ही देना नहीं है, तो वो दोनों का अगर मैं कोई इक्वेशन बनाऊंगी तो मैं दोनों को कभी एक इक्वेशन में रखूंगी नहीं। हाँ, अगर मैं ऐसा होगा कि बैंक बैंक को एक साथ रख लिए, तो देखते हैं कुछ ऐसा मिल जाए मुझे कि एक ही सेक्टर का हो वो, अ, कुछ अच्छा सा मिल जाए तो मैं दिखाऊं, अगर होगा तो मिल जाएगा। वैसे जो बैंक्स वगैरह है, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपस में ना पॉजिटिव रिलेशनशिप रखते होंगे। जैसे ये एक्सिस बैंक है, डॉट ए बी सी, ए बी सी डी, ये रहा एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसी बैंक, इसमें देखते हैं। हाँ, तो ये दोनों भी निगेटिव रिलेशन में है शुरुआत में, एंड देन दे आर इन अ पॉजिटिव रिलेशन, दोनों एक ही साथ या तो बढ़ेंगे या तो घटेंगे, दोनों का पॉजिटिव कोरिलेशन है। हाँ ठीक है, तो एक ही सेक्टर के तो नहीं है, पॉजिटिव में आ रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैटेजी क्या है कि नेगेटिव लेना है, ठीक है, ताकि एक बढ़ेगा एक गिरेगा, पर यहाँ पे दोनों ही बढ़ रहे हैं या दोनों ही गिर रहे हैं, अभी तक मुझे ये चीज़ें दिखी हैं, और हो सकता है इसमें और केसेस हो जिसमें एक बढ़ रहा है एक गिर रहा है। ठीक है, जैसे एक रैंडमली उठाते हैं ये वाला, इसमें 4269 है, यहाँ पे 4222 है, यहाँ पे ये गिरा है, एंड 9720 एंड 9791, यस यहाँ पे ये बढ़ा है, तो यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। 4269 से 4222 ये गिरा है, एंड 9720 से 9790 ये बढ़ा है, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस स्ट्रैटेजी फेल कर रही है। यहाँ पे 183 से 184 गया, बढ़ा, 4130 से 4103 ये गिरा, लेकिन ओके यहाँ पे आपका एक और क्लॉज फेल हो रहा है। देखो यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है, यहाँ पे 183 से 84 ये बढ़ा है, एंड 4130 से 4103 ये गिरा है, लेकिन गिरने का एक्सटेंट ज्यादा है रेदर देन बढ़ने का। ठीक है, यहाँ पे आपका नेगेटिव रिलेशनशिप काम आ गया, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंट काम नहीं आ रहा, आप बोल रहे हो कि प्रॉफिट ज्यादा होता है लॉस कम होता है, तो यहाँ पे तो आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अब खत्म करते हैं, चाहो तो मैं ये शीट भी अपलोड कर सकती हूँ। ठीक है, चाहो तो, पर मेरे को कमेंट करना पड़ेगा, आप कमेंट करोगे तो ही करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी, मुझे भी तो रीच चाहिए। ठीक है, चलो परफॉर्मेंस देखते हैं।
टोटल ट्रेड 769 आए हैं, जिसमें से विनिंग ट्रेड्स मेरे 352 हैं, 417 मेरे लॉसिंग ट्रेड है। मतलब 352 में मुझे प्रॉफिट हुआ है एंड 417 में मुझे लॉस हुआ है। तो विन रेट इज 45%। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 30-70 भी होता तो चलता, लेकिन मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए कि अगर मैं मान लो कि 30% ट्रेड्स में मैं प्रॉफिट कमा रही हूँ, 70% ट्रेड्स में मैं लॉस कर रही हूँ, लेकिन 30% में जहाँ पे मैं पैसा कमा रही हूँ ना, वहाँ पे इतना पैसा कमा रही हूँ कि 70% का लॉस भी रिकवर हो रहा है एंड मैं प्रॉफिटेबल एग्जिट कर रही हूँ, देन तो ठीक है। यहाँ पे आपका अप्रोक्सीमेटली 50-50% है, तो इसका मतलब दिस स्ट्रेटजी इज वेरी रैंडम। 50-50 का मतलब क्या है, या तो आर या तो पार। ठीक है, मेरा टोटल पीएनएल इज इन निगेटिव, मतलब मैं ओवरऑल लॉस में निकल रही हूँ। एवरेज पीएनएल है ये मेरा। बेस्ट ट्रेड मेरा 378 का है, मतलब एक दिन ऐसा हुआ है जिसमें मैंने 378 पॉइंट्स कैप्चर करे। इट्स अ वेरी गुड ट्रेड। पर इसको देखेंगे, मैंने बेस्ट ट्रेड लिखा हुआ है यहाँ पे क्या हुआ है, एंड वर्स्ट ट्रेड इज -430। ठीक है, चलो एवरेज रिटर्न इज इन नेगेटिव, ओके फाइन। तो बेस्ट ट्रेड है मेरा डिक्सन एंड हॉल का, एंड इसमें को रिलेशन है -0.85, ओके फाइन। डिक्सन ओपन हुआ है 16,250 पे, हॉल ओपन हुआ है 4,500 पे। अब डिक्सन एंड हुआ है 16,500 पे, यानी करीब करीब 300 पॉइंट्स का, अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट्स जो डिक्सन है वो इंक्रीज हुआ है। हॉल में क्या हुआ है, 4,502 से 4,538, यानी हॉल भी इंक्रीज हुआ है। दोनों ही इंक्रीज हो गए हैं, इसीलिए मेरी एंट्री जो है एग्जिट से बहुत नीचे है एंड मुझे 378 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया। तो मतलब यहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी भले देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बहुत अच्छी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो मैं नेक्स्ट वीडियो जो का मेरा टॉपिक है दैट इज अ बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स, कि बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स कितने अनरिलायबल होते हैं। अब देखो, अगर मान लेते हैं कि ये मेरे सारे के सारे ट्रेड्स ना सब पॉजिटिव मैंने लिए हैं, नेगेटिव कोरिलेशन, लेकिन सब सारे बड़े हैं, जो भी मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है ना सब बड़े हैं। इंक्रीज इंक्रीज मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, एक बढ़ेगा एक गिरेगा, नेट मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा ऐसा है कि दोनों ही स्टॉक बढ़ गए, क्योंकि मैंने दोनों ही बाय करे हुए थे तो मेरे को तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हो गए। तो अब यहाँ पे मेरे को ट्रेड्स में मेरा रिजल्ट क्या आएगा, अगर मैंने ये ऐसी स्ट्रैटेजी डाली और मेरा बैक टेस्टिंग का रिजल्ट और मेरा डेटा ऐसा है जिसमें सारे स्टॉक्स बढ़ गए, तो मेरा बैक टेस्टिंग का रिजल्ट क्या बोलेगा कि रिटर्न्स कितने हैं। बहुत अच्छा रिटर्न है, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है, बुलेट प्रूफ स्ट्रैटेजी है, रिटर्न्स आर 100%, 1000%, 5000%। एंड और मैंने ट्रेड्स में कौन से वही ट्रेड लिए जो अपवर्ड मूविंग मूवमेंट में थे, तो हो सकता है कि मेरे टोटल ट्रेड्स गिर के कम हो जाए, क्या हो सकता है टोटल ट्रेड्स गिर के 400 ही बचे और 400 में से 352 में मैं पैसा कमा रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि बैक टेस्टिंग रिजल्ट में तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरा डेटा ही वो है। मैंने सेलेक्ट ही ऐसा डेटा किया कि जहाँ पे सब सारी करेंसीज बढ़ रही हैं। यहाँ पे मैंने बूम पीरियड ले लिया, वहाँ पे सारे स्टॉक्स बढ़ ही रहे हैं, सब स्टॉक्स बढ़ रहे हैं इररिस्पेक्टिव तुम कौन हो, तुम्हारा कोरिलेशन क्या, सारे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। तो तब तो मेरी ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। उस केस में बैक टेस्टिंग का रिजल्ट क्या आएगा, बहुत अच्छा आएगा। तो इसका मतलब क्या, क्या मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी है? नहीं, आपकी स्ट्रैटेजी तो फेल हो गई ना। आपने बोला था एक बढ़ेगा एक घटेगा, लेकिन आपका बैक टेस्टिंग का रिजल्ट पूरा, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। अब ये बेस्ट ट्रेड से ही दिख के पता चल रहा है कि ये बेस्ट ट्रेड तो बहुत अच्छा ट्रेड है, मुझे प्रॉफिट तो बहुत हुआ है, 378 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन क्या मेरी इसको देख के आप बोलोगे कि मेरी स्ट्रैटेजी सही है कि गलत है? ये तो खुद में प्रूफ है कि मेरी स्ट्रैटेजी गलत है। तो ये इससे होता है ओवर एस्टिमेशन। ठीक है, ओवर पॉजिटिव रिजल्ट। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि बैक टेस्टिंग के रिजल्ट सोशल मीडिया में इतने अच्छे क्यों हैं, देख रहे होगा। अब मेरा वर्स्ट ट्रेड क्या है, वो भी डिक्सन एंड हॉल का है। शुरू किया था 16,690 पे एंड खत्म किया 16,350 है, मतलब ये गिरा। और 4,542 एंड 4,497, और ये भी गिरा है, दोनों ही गिर रहे हैं इसमें। तो ये तो वर्स्ट केस हो गई। अब यहाँ पे तो ये वो डेटा है कि मैंने बोला था एक बढ़ेगा घटेगा, 0.83 का भाई कोरिलेशन था, एक तो बढ़ता, पर दोनों ही गिर गए, तो मुझे 430 का लॉस हो गया। ठीक है, ये मंथली एवरेज है पीएनएल के। हर महीने मैं हर महीने निगेटिव में क्लोज कर रही हूँ, इन महीने के अलावा। यहाँ पे ये वाले महीने में 2024 अक्टूबर, बाकी इधर मैंने काफ़ी पैसा कमाया है। मैंने नहीं, बैक टेस्टिंग। ठीक है, अब इससे इस डेटा से भी आपको पता चल रहा होगा कि अगर मैं जानबूझ के एक ऐसा डेटा उठाऊं जहां पे मेरी स्ट्रैटेजी फिट हो रही हो,
तो मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो मेरे 26% का रिटर्न है, 14% का रिटर्न। अगर मैं आपको सिर्फ इस 3 महीने का या इस 4 महीने का रिजल्ट दिखाती तो मैं तो प्रूफ कर सकती थी कि ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। मैं आपको दिखाती ही नहीं कि ट्रेड्स क्या आए हैं, कुछ नहीं दिखाती, बस मैं ये बोलती कि मेरे पास डेटा नहीं है। मैंने बैक टेस्टिंग करी, मैं बोलूँगी मैंने बैक टेस्टिंग करी और मैंने इन 4 महीने पे क्या कह रहा है इसको टेस्ट किया है, एंड 4 महीने में मेरा रिजल्ट आ रहा है कितना, 19 + 14 + 26 + 7। इतने परसेंटेज का मैंने रिटर्न कमाया है, तो आप तो यकीन कर लेते हैं ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। बताओ। तो चीज़ों को समझो। ये सब चीज़ें समझ पढ़ने के बाद ही समझ में आती कि बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं। अब आप उस पे भी जाते हो ना, रेडी पे, वो भी बेकार माल बेच देता है अगर वो बेचने में अच्छा है। ठीक है, तो वो गलत नहीं है, आपको नहीं पता है। तो देखो, अगर मैं इन डेटा पे दिखाती तो मेरी स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छी है, मैं इस डेटा पे दिखाती तो मेरी स्ट्रैटेजी बहुत खराब है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी है? जो ये भी बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स आपको सोशल मीडिया में पकड़ाते हैं, आप उनको बोलो कि आप हमें ये ट्रेड शीट दो एक, हम देखेंगे कि आपके ट्रेड्स कैसे आ रहे हैं। ये ट्रेड शीट मांगो उनसे, CSV फाइल के अपलोड कर दो। तुम बैक टेस्टिंग रिजल्ट देते हो तो हमें स्ट्रैटेजी मत दो, तो हमें कुछ मत दो, तुम उनसे बस ये शीट मांग लो कि आप अपने ट्रेड्स की शीट दे दो कि कहाँ पे एंट्री आई है, कहाँ पे एग्जिट आया, हम खुद ही चेक कर लेंगे। ये मैनुअली तो बनाने बैठेंगे नहीं वो, उनको बोलो ये बना के दे दो, हम चेक कर लेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है। सेकंड टॉपिक होने वाला है मेरा बैक टेस्टिंग के ऊपर, जो कि मैं उसमें बताऊंगी कि बैक टेस्टिंग की पाइपलाइन क्या होती है, एंड बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स कैसे जानबूझ के अच्छे आ सकते हैं। मैं ज़बरदस्ती अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छा दिखा सकती हूँ बैक टेस्टिंग का रिजल्ट अच्छा दिखा के, और मैं वो अभी भी मैंने दिखाया कि मैं कैसे दिखा सकती हूँ। ठीक है, या फिर मैं इसमें सेलेक्ट कर लूँ कोई डेटा कि, और अब आप करेंसी की बात कर रहे हो तो करेंसी में भी कभी कभी ऐसे सीन्स आते हैं ओवरऑल ग्लोबल पॉलिटिक्स में कि सारी करेंसीज एक साथ गिर रही हैं, सारी करेंसीज एक साथ उठ रही हैं। वहाँ पे अब इस स्ट्रैटेजी को डालोगे तो कितने अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, देयर आर पर्टिकुलर सिचुएशंस जहाँ पे आपकी स्ट्रैटेजी फिट हो रही है, दैट डजंट मीन दैट योर स्ट्रैटेजी इज गुड, दैट जस्ट मीन दैट यू आर फिटिंग योर स्ट्रैटेजी। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माय नेक्स्ट टॉपिक इज। बट हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, जो ये मैंने बताया कि जब दो स्टेट जो जो स्टॉक्स मेरे स्टेशनरी नहीं है और ऐसा रिजल्ट दिखा रहे हैं, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं उसमें को इंटीग्रेशन करती हूँ। जो लोग ने मेरी वीडियोस देखी होंगे उनको पता होगा को इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, लेकिन इट इज़ अ बिट एडवांस टॉपिक, तो हम इसको अभी कवर नहीं करेंगे, हम इसको बाद में कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। को इंटीग्रेशन में क्या होता है कि ये सीरीज कहीं पे भी जा रही हो, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ ड्रंक मैन एंड अ डॉग, कि अगर एक ड्रंक मैन को के पास डॉग है एंड उसने लीश पकड़ रखी है, कुत्ते को अपने पकड़ रखा है, तो वो तो ड्रंक मैन तो ऐसे ऐसे चलेगा, कुत्ता भी ऐसे ऐसे चलेगा, मतलब दोनों ही क्या हो गए, दोनों ही नॉन स्टेशनरी हो गए। लेकिन उनके बीच की जो लीश है वो कैसी रहेगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे कितना, मैक्सिमम लेंथ ऑफ लीश, एंड पास आएंगे मिनिमम, एकदम पास। ठीक है, बस ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी क्योंकि लेंथ ऑफ लीश इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये डेटा स्टेशनरी हो गया। अब देखो मैंने ये दिखाया था कि ये स्टेशनरी नहीं है, ये स्टेशनरी नहीं है, मैंने दोनों को आपका चार्ट दिखाया था। अब इसका चार्ट देख लेते हैं। लुक एट दिस, दिख रहा है स्टेशनरी? अगर अब आप इसके लीनियर, अब ये तो मैंने एकदम सिंपल माइनस कर दिया है, आप और भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने तो सिंपल A - B कर दिया है, वर्स्ट लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप ऐड कर दो या माइनस कर दो, जो भी करना है करो, जो भी आपको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने बनाओ। ठीक है, तो वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं वो एक स्टेशनरी होती है। यहाँ पे मैंने एकदम बेसिक सा लिया है, दैट इज ऑल्सो स्टेशनरी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा और अपना दिमाग लगाऊंगी तो ये तो एकदम बहुत अच्छा स्टेशनरी बन जाएगा। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे अगर कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जहाँ पे कुछ डाइवर्जेंस आए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे दिक्कत हुई है। पर ठीक है, देयर इज़ अ टॉपिक ऑफ रिजीम स्विच एंड स्ट्रक्चर ब्रेक, इट इज़ ऑल्सो अ टॉपिक फॉर एन एल्गो ट्रेडर, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर आपने स्ट्रैटेजी, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी चल रही है, कोरोना पीरियड से पहले तक बहुत अच्छी चली, कोरोना पीरियड के खत्म होते ही वो, या कोरोना पीरियड पे वो स्ट्रैटेजी फेल करेगी, एंड कोरोना पीरियड के बाद वो नहीं चलेगी। तो ये चीज़ को समझना, इस चीज आपका मशीन लर्निंग का मॉडल या एल्गोरिदम ऐसे बने कि ये ऐसे चीज़ों को वो प्रेडिक्ट कर सके, अपने आप को ट्रेन कर सके और आगे वो सस्टेनेबली चल सके। this is a very important topic for an algo trader, and this is my thesis topic. I am working on it and ये बन गया, एंड मैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें ऐड कर रही हूँ। लोग मेरे से पूछते रहते हैं आप अपने एल्गोरिदम के बारे में, तो देखो इट इज़ अ
वेरी कॉन्फिडेंशियल थिंग, आप पीएचडी कर रहे हो, अगर मेरा आइडिया विद इन अ कॉलेज भी लीक हो गया तो, और उसने वो कर लिया, मुझसे पहले कर लिया, तो मेरा तो खराब करियर। तो इन चीज़ों को ना काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। एंड आप सब अगर स्टूडेंट्स हो, आप सब इफ़ यू आर सीरियस एस्पिरेंट्स, तो आप सब मेरे से कनेक्टेड रहोगे। और मेरे पेपर्स जैसे जैसे पब्लिश होते जाएंगे, आई विल शो यू। एक बार पब्लिश हो गया फिर उसके बाद आप पूरा पेपर लो, आप पूरा उस पर एल्गोरिदम बना दो, आई विल नॉट से इवन अ वर्ड। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैम इसका या दीदी इसका पूरा कोड दे दो, देन आई एम सॉरी, वो कोड तो मैं रिव्यू कमेटी को भी नहीं दूंगी। तो ठीक है, ओके। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। अगर आपने यहाँ तक देखा है सो थैंक यू सो मच, एंड पढ़ते हो प्लीज़ पढ़ो, and please don't get into all these scams and all, please save yourself, okay, bye।